जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो कंप्यूटर के 5वें चैप्टर पे हम लोग आ गए हैं, जिसका आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है परिचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो हिंदी से कई बार आपको अजीब लग रहा होगा जैसे बायोलॉजी का शब्द है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। हिंदी के साथ साथ में हम इंग्लिश शब्दों का भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल में तो आप सब अंग्रेज हो ही गए, इसीलिए अंग्रेजियत शब्द भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो भी है, लेकिन याद रखेंगे, थोड़ा कंप्यूटर सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि जब आप इंग्लिश वर्ड को समझते हैं तो थोड़ा वहाँ पे समझने में आसानी होती है ना। ये थोड़ा बहुत हम भी महसूस किए। चलिए कोई बात नहीं, चलिए शुरुआत करते हैं इसके सेशन को और समझते हैं आज ऑपरेटिंग सिस्टम को। और यहाँ से जो भी प्रश्न बन सकते हैं, लगभग हम लोग 90 से 100 प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो लगभग आपके 100 सवाल तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ उसके पहले ये समझ लें कि परिचालन तंत्र होता क्या है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो कहता है कि परिचालन तंत्र सॉफ्टवेयर का वह समूह होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में सभी गतिविधियों को मैनेज करता है, यानी व्यवस्थित करता है। अर्थात यह कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर, ये दोनों के बीच में अगर बोले तो मीडिएटर का काम करता है ना। उसी की भूमिका ये निभाता है। तो एक लाइन में अगर आपको समझना हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, तो सिंपल समझिए कि भैया जो यूज़र है और कंप्यूटर हार्डवेयर है, वो दोनों के बीच में मध्यस्थता यानी मीडिएटर के रूप में जो काम करता है। कई बार उसको खोटा भाषा में दलाल भी कहते हैं ना, या बीच में इधर उधर का काम जो करने वाला होता है, मीडिएटर जो बीच में काम करता है। तो वही यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कुछ वैसा ही स्थिति है ना। परिचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो फाइल संबंधित सभी आवश्यक कार्यों को, जैसे फाइल प्रबंधन यानी फाइल मैनेजमेंट का, मेमोरी मैनेजमेंट का, प्रोसेस मैनेजमेंट का, सुरक्षा के मामले में इनपुट आउटपुट को व्यवस्थित करना, और पेरिफेरल डिवाइस जैसे डिस्क ड्राइव और प्रिंटर आदि को नियंत्रित करना होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होगा। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। जैसे अगर बात करें तो VMS, OS/400, AX, विंडोज, ब्लैकबेरी, लाइनक्स, क्रोम, फ्री BSD, सिलेबल, रिएक्ट OS, हैकू, मॉर्फोस, ये सभी जो है वो क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ही एग्जाम्पल हैं। याद रखेंगे कि सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, है ना। सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप में निम्न स्तरीय यानी लो लेवल हार्डवेयर संसाधनों को, यानी रिसोर्सेज जो होते हैं, उसको हाई लेवल इंटरफेस उपलब्ध करवाता है, जिससे उपयोगकर्ता जो होते हैं, यूजर जो होते हैं, वो आसानी से उन संसाधनों का प्रयोग आसान से हो जाता है ना। अब सवाल उठता है कि आखिर में इसका कार्य क्या होता है। ये जरूरी है ना, कि किसी भी चीज़ का कार्य को जानना, आखिर में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कार्य क्या है। या तो अगर बात करें कि मुख्य रूप में इसका ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शन क्या होते हैं, तो चलिए कुछ मुख्य कार्य के बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्यों में अगर देखा जाए तो सबसे पहला आता है वो प्रोसेस मैनेजमेंट यानी प्रक्रिया प्रबंधन का, पहला आता है प्रक्रिया प्रबंधन का। दूसरा है कि स्मृति प्रबंधन यानी मेमोरी मैनेजमेंट का। और तीसरा इसमें से आता है फाइल मैनेजमेंट का यानी फाइल प्रबंधन का। और चौथा है सुरक्षा यानी सेफ्टी के मामले में। ये चार काम जो वो मुख्य रूप में कार्य जो वो मेन फंक्शंस अगर देखा जाए ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ये चार हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं। हम आज यहाँ पे थ्योरी सेशन नहीं लेने वाले हैं, आपको प्रश्नों के माध्यम से ही बताने वाले हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा हम डिटेल में आज नहीं जाएंगे। चलिए एक एक करके सारे प्रश्नों पे हम लोग पहुँचते हैं। रियल टाइम परिचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ऑनलाइन सिस्टम है। क्या है यह एक ऑनलाइन सिस्टम है। लाइनेक्स में हार्ड डिस्क ड्राइव की प्रथम या मूल निर्देशिका यानी मेन डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है रूट कहा जाता है ना। उसे क्या कहा जाता है, रूट कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन होता है, उसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन होता है, उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप उसे कहा जाता है। साइबर लॉ में DOS का पूरा नाम क्या है। अब ध्यान रखें कि यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है
कि साइबर लॉ के आधार पे, है ना, साइबर लॉ में डीओएस का पूरा नाम क्या है। तो साइबर लॉ के अनुसार से डीओएस का पूरा नाम जो है वो है डेनियल ऑफ सर्विस। क्या है? डिनाइल ऑफ सर्विस कह सकते हैं, है ना, डिनाइल ऑफ सर्विस। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक और आपने पढ़ा होगा डीओएस का पूर्ण रूप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है और डिनाइल ऑफ सर्विस ये भी होता है, लेकिन यहाँ पे साइबर लॉ के आधार पे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, डिनाइल ऑफ सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किसके लिए बनाया गया था। तो पैकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर था वह गेम के लिए बनाया गया था, है ना, खेल के लिए बनाया गया था, गेम के लिए। अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली एब्यूज मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग करना किसके अंतर्गत आता है। तो वो स्पैम के अंतर्गत आता है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली यानी इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम है। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली यानी इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम है। तो याद रखेंगे टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि वह प्रयोग जो GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लोड होने अथवा कंप्यूटर के बूट होने के पश्चात सर्वप्रथम चलता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे प्रमाणीकरण या ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। यूनिक्स एक क्या है। तो यूनिक्स याद रखेंगे बहु उपयोगकर्ता प्रचालन तंत्र यानी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है यूनिक्स को। जबकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही, है ना, इसके बारे में तो हमने आपको बता ही दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें से अगर बात करें तो लाइनक्स, ब्लैकबेरी, विंडोज, क्रोम, ये कुछ हैकू, मॉर्फोस, ये कुछ जो वो चर्चित जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। इसके बारे में आपने VMS वगैरह जो वो आपने जान रखा होगा। इनमें से कौन सा एक फाइल कंप्रेस्ड प्रोग्राम है। इनमें से कौन सा एक फाइल जो वो कंप्रेस्ड प्रोग्राम है। तो विनजिप जो है, विनजिप है एक फाइल कंप्रेस्ड प्रोग्राम है ना। तो इसका याद रखेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि कंप्यूटर को निर्देश समूह यानी इंस्ट्रक्शंस सेट देने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है। तो उसे प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में फोर्क क्या होता है। तो यह नई प्रक्रिया बनाना होता है ना, एक नई प्रक्रिया यानी नया प्रोसेस बनाना होता है। वह परिचालन तंत्र यानी वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूनिक्स पर आधारित है मूल रूप से सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है, उसका नाम आपको बताना है। तो कहता है कि वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूनिक्स पर आधारित है मूल रूप से सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा विकसित किया गया था, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है सोलरिस, है ना, सोलरिस उसका नाम है। सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग जो वो सर्वप्रथम किसने किया था। तो सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग जो वो सर्वप्रथम जॉन वाइल्डर टूके, है ना, जॉन वाइल्डर टूके के द्वारा ही सबसे पहले सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग जो वो उपयोग जो वो सर्वप्रथम किया था। किसके प्रयोग द्वारा हाइपर थ्रेडिंग को प्रदर्शित किया जाता है। तो बता दें कि CPU के द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा ही हाइपर थ्रेडिंग को प्रदर्शित यानी रिप्रेजेंट किया जाता है। विंडोज एक्सप्लोरर क्या है। तो एक फाइल प्रबंधक है यानी एक फाइल मैनेजर है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विंडोज एक्सप्लोरर क्या है तो यह एक फाइल मैनेजर के रूप में जाना जाता है। ग्रुपवेयर क्या है। तो ग्रुपवेयर एक सॉफ्टवेयर है। ग्रुपवेयर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। सेल अथवा कार्नेल, सेल अथवा कार्नेल किस संरचना के भाग हैं। तो यह परिचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के ही संरचना के भाग है ना, परिचालन तंत्र संरचना के ही भाग है सेल अथवा कर्नेल। वह तालिका यानी वह टेबल जिसमें परिचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों की जानकारी रखता है तो वो फाइल एलोकेशन टेबल यानी फैट कहा जाता है। परिचालन तंत्र या ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है। तो प्रक्रिया प्रबंधन यानी प्रोसेस मैनेजमेंट जो इसका प्राथमिक कार्य है। DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम परिचालन तंत्र, है ना, DOS ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रारूप का समर्थन करता है। तो CIU जिसका पूर्ण रूप होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का ही जो वो समर्थन करता है यानी सपोर्ट करता है।
उपयोगकर्ता यानी यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा दिए गए कमांड्स को कर्नेल द्वारा पठनीय प्रारूप यानी रीडेबल फॉर्मेट में बदलकर कर्नेल तक पहुंचाने के लिए या पहुंचाने का कार्य करता है। वो किसके द्वारा करता है? तो वह सेल करता है ना। कौन करता है? सेल करता है। परिचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अन्य नाम क्या है? तो परिचालन तंत्र या ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक टेक्स्ट संपादक क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक टेक्स्ट एडिटर के रूप में जाना जाता है उसे नोटपैड और वर्डपैड, है ना, नोटपैड और वर्डपैड के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों क्या है? टेक्स्ट एडिटर है। अगला सवाल है कि हार्ड डिस्क में उत्पन्न त्रुटियों यानी एरर का पता लगाने के लिए किया जाने वाला निर्देश या कमांड क्या कहलाता है? तो CHK DSK कहलाता है। अगला सवाल है कि विंडोज फायरवॉल विकल्प उपलब्ध होता है। तो विंडोज फायरवॉल में विकल्प जो है वो उपलब्ध होता है नियंत्रण पैनल में। कहाँ पे? कंट्रोल पैनल जो होता है वहाँ पे यह उपस्थित होता है, उपलब्ध होता है। परिचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयरों के संसाधनों का प्रबंधन होता है ना। तो परिचालन तंत्र एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पहला तो याद रखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयरों के संसाधनों का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट होता है। तो याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा संसाधनों का या रिसोर्सेज का मैनेजमेंट होता है। डॉस, विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स कुछ प्रमुख क्या है? तो ये सभी जो वो प्रमुख परिचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि चर्चित ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। विंडोज 95 लॉन्च किया गया था, तो यह अगस्त 1995 में 95 आपको दिख रहा होगा, है ना। विंडोज 95 अगस्त 1995 में इसको जो वो लॉन्च किया गया था। डिस्क मैनेजमेंट के पश्चात फाइलों के भंडारण यानी स्टोरेज, रीस्टोर अथवा रिमूव के कार्य परिचालन यानी ऑपरेशन को क्या कहते हैं? तो उसे फाइल सिस्टम प्रबंधन यानी फाइल सिस्टम मैनेजमेंट कहा जाता है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, थोड़ा लंबा प्रश्न है। कहता है कि डिस्क मैनेजमेंट यानी डिस्क प्रबंधन के पश्चात फाइलों के स्टोरेज यानी भंडारण, पुनर्प्राप्ति यानी रीस्टोर अथवा हटाने या रिमूव के कार्य संचालन यानी ऑपरेशन को क्या कहते हैं? तो उसे फाइल सिस्टम प्रबंधन कहा जाता है, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट कहा जाता है। डेबियन, फेडोरा अथवा उबंटू क्या है? तो ये सभी लाइनक्स पर आधारित परिचालन तंत्र है ना। तो ये सभी क्या है? ये सभी जो वो लाइनक्स पर आधारित परिचालन तंत्र है। डॉस यानी DOS का विस्तारित रूप यानी एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है? तो इसका होता है डिस्क परिचालन तंत्र। परिचालन मतलब हो गया ऑपरेटिंग, है ना, ऑपरेट। तंत्र मतलब सिस्टम और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा रूप है, जबकि एक और हमने वहां पे देखा था अलग आधार पे। इनमें से क्या है जो लाइनक्स का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ अंतःक्रिया यानी इंटरेक्ट जो वो कर सकता है? तो कर्नेल जो है वो लाइनक्स का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ अंतःक्रिया कर सकता है। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को नियंत्रित कौन करता है? तो परिचालन तंत्र या ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को जो नियंत्रित करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या है? तो यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। परिचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो इसका प्रमुख कार्य हमने पहले बता दिया, प्रोसेस मैनेजमेंट का है यानी प्रक्रिया प्रबंधन का है, फाइल मैनेजमेंट का है, सेफ्टी मैनेजमेंट का है यानी सुरक्षा प्रबंधन का है, और मेमोरी मैनेजमेंट का है। ये सभी जो वो इनके कुछ प्रमुख कार्य के रूप में जाने जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। कंप्यूटर को ऑन करने के पश्चात बूट रूटीन टेस्ट करता है, तो वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जिसे पोस्ट के नाम से जाना जाता है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि कंप्यूटर की भाषा में पोस्ट का पूरा रूप क्या है या पूर्ण रूप क्या है या इसका फुल फॉर्म क्या है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये जो वो पोस्ट का फुल फॉर्म है। अगला सवाल है कि बूटिंग तब होता है जब परिचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है। तो याद रखेंगे बूटिंग कब होगा?
बूटिंग तब होता है जब परिचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है। BIOS, बायोस का विस्तारित रूप क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। BIOS ये आप जानते होंगे अच्छे से, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पोस्ट का पूरा रूप क्या है? तो पोस्ट का पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसके बारे में हमने पहले चर्चा कर लिया है। पर्सनल कंप्यूटर में छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो उसे बूट प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि ऐसा परिचालन तंत्र यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है क्या कहलाता है? तो वो एम्बेडेड परिचालन तंत्र यानी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। कहता है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण होता है ना, स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है, तो वो क्या कहलाता है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। वह सिस्टम जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार करता है, तो उसे लोडर परिचालन तंत्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? लोडर परिचालन तंत्र कहा जाता है। जो लोडर जो वो परिचालन तंत्र ऐसा प्रोग्राम को है ना, वह सिस्टम जो प्रोग्रामों को यानी मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है ना। तो इसको हम लोग लोडर परिचालन तंत्र कहते हैं, यानी लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। कहता है कि जब कंप्यूटर में 2 से अधिक प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में बहुत सवाल पूछा जाता है और कई सारे परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। एक ही जैसा 2-3 सवाल बनता है, इसलिए इन सारे सवालों को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि जब कंप्यूटर में 2 से अधिक प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे समानांतर प्रसंस्करण कहा जाता है, जिसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरेलल प्रोसेसिंग इसे कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल है कि 2 अथवा 2 से अधिक प्रोसेसर द्वारा 2 से अधिक प्रोग्रामों को एक ही प्रोसेसर द्वारा निष्पादित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। समानांतर प्रसंस्करण यानी पैरेलल प्रोसेसिंग प्रक्रिया जिसमें विभिन्न प्रोग्रामों को एक ही प्रोसेसर द्वारा निष्पादित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, समानांतर प्रसंस्करण यानी मल्टी प्रोसेसिंग प्रक्रिया में, है ना, जिसमें विभिन्न प्रोग्रामों को एक ही प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है ना। तो उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे, ऐसे सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि एक समय में एक अथवा एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसे मल्टीटास्किंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टीटास्किंग कहा जाता है। कहता है कि एक समय में एक अथवा या तो एक या एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की क्षमता जो होती है, इफिशियंसी जो होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे मल्टीटास्किंग कहा जाता है। एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता को कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। तो याद रखेंगे, एक समय में एक से अधिक यूजर को कार्य करने की अनुमति जो प्रदान करता है वो मल्टी यूजर प्रणाली तंत्र यानी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही यह अनुमति प्रदान करता है। टाइम शेयरिंग परिचालन तंत्र यानी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो टाइम शेयरिंग परिचालन तंत्र का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो उपयोगकर्ता को तीव्र प्रतिक्रिया प्रदान करता है। डीएनएक्स क्या है? तो डीएनएक्स एक रियल टाइम परिचालन तंत्र है ना, रियल टाइम परिचालन तंत्र है। तो आरटीओएस इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि लाइनक्स उदाहरण है। तो लाइनक्स किसका उदाहरण है? एक ओपन सोर्स परिचालन तंत्र का उदाहरण है ना, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। लाइनक्स में नई निर्देशिका यानी न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए प्रयोग होता है, तो mkdir निर्देश यानी कमांड इसमें से जो प्रयोग होता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 में विकसित किया गया था, तो बेल लैब्स में, है ना, बेल लैब्स में इसका जो वो विकसित किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को 1970 में से विकसित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है?
सवाल है कि यूनिक्स परिचालन तंत्र क्या है। तो यूनिक्स परिचालन तंत्र यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहु उपयोग करता है, यानी मल्टी यूजर है। क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स परिचालन तंत्र लिखा गया है तो सी लैंग्वेज में लिखा गया है। यूनिक्स प्रणाली में AR निर्देश यानी कमांड का प्रयोग करते हुए एक स्थैतिक लाइब्रेरी यानी निर्मित जो वो डिजाइन की जाती है। डॉस का विकास किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे 1981 में। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का 1981 में विकास यानी डेवलपमेंट किया गया था। MS डॉस में उपनिर्देशिका यानी सब डायरेक्टरी बनाने के लिए प्रयोग होने वाला निर्देश यानी कमांड जो है वो क्या है? तो MKDIR है। अगला सवाल है कि डॉस स्क्रीन साफ करने के लिए किसका प्रयोग होने वाला कमांड है? तो डॉट क्लास। याद रखेंगे इस कमांड का प्रयोग जो वो किया जाता है। डॉस कमांड में ग्रेटर का चिन्ह जो ये सिंबल आपको जो दिख रहा है ना, तो इस सिंबल का प्रयोग होता है। कहाँ पे प्रयोग होता है? तो रीडायरेक्ट आउटपुट के लिए यह साइन का जो प्रयोग किया जाता है, यह सिंबल का जो प्रयोग होता है डॉस कमांड में वो किस रूप में प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे रीडायरेक्ट आउटपुट के रूप में इस सिंबल का यूज होता है। IBM डॉस है तो यह एकल उपयोगकर्ता परिचालन तंत्र यानी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्चुअल स्मृति यानी वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है तो एड्रेस लाइन पर निर्भर जो वो करता है। याद रखेंगे वर्चुअल मेमोरी का आकार जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो एड्रेस लाइन के ऊपर में निर्भर करता है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग का किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ये सभी उदाहरण हैं। वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन एकत्रित कर यानी कलेक्ट करता है एवं उसे मैन इन द मैन मिडल यानी बिचौलिया को संचालित करता है ना। तो इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। तो वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से जानकारी यानी इंफॉर्मेशन एकत्रित करता है एवं उससे मैन इन द मिडल जिसको बिचौलिया कहा जाता है उसको संचालित करता है तो उसे स्पाईवेयर कहा जाता है। परस्पर संबंध आंकड़ों यानी परस्पर संबंध डाटा अथवा उनके आंकड़ों तक पहुंचने यानी अनऑथराइज्ड एक्सेस संबंधित समस्त समस्याओं का कम करने की सुविधा प्रदान करता है तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा किया जाता है यानी DBMS। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया कि DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। रिलेशन डाटाबेस प्रबंधन सिस्टम में आंकड़ों यानी डाटा संग्रहित होते हैं। तो याद रखेंगे DBMS में डाटा जो स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है? तो टेबल में यानी तालिका में यह जो वो स्टोर होता है। डेटाबेस प्रणाली यानी डाटाबेस मैनेजमेंट क्या है? तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तालिका की पंक्ति यानी रोज जो वो क्या कहलाती है? तो तालिका की जो पंक्ति होती है यानी टेबल का जो रो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो रिकॉर्ड कहलाता है। किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता यानी स्पेसिफिक यूजर से विशेषाधिकारों को हटाने के लिए यानी रिमूव प्रिविलेजेस के लिए प्रयोग होने वाला निर्देश जो है वह कमांड जो है वो क्या कहलाता है? तो वो रिवोक कहलाता है। क्या कहलाता है? रिवोक कहलाता है। एक प्रबंध परक डाटाबेस में डाटा रिडंडेंसी बोलने में भी दिक्कत हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। एक संबंध परक डाटाबेस में डाटा रिडंडेंसी है ना, अबर बोल लिया अच्छा से, को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे सामान्यीकरण या नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे सामान्यीकरण या नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस में डाटा के लिए भौतिक भंडारण यानी फिजिकल स्टोरेज की प्राथमिक इकाई यानी प्राइमरी यूजर जो वो क्या है? तो टेबल है। CRM का विस्तारित रूप क्या होता है? तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो वो CRM का फुल फॉर्म होता है। DTP का विस्तारित रूप क्या है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो वो DTP का पूर्ण रूप या विस्तारित रूप होता है। GIF का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट जो वो GIF
कई बार आपने देखा होगा कि फोटो जो वो नाचते हुए छोटा वीडियो जैसा है ना, नाचते हुए आपको पिक्चर जैसा एक वीडियो जैसा दिखाया जाता है शॉर्ट में, उसको गिफ कहा जाता है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्राफिक इंटरचेंज, है ना, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट कहलाता है ना, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट ये कहलाता है इसका फुल फॉर्म। अगला सवाल है कि एक ही डाटा को कई जगहों पर सुरक्षित यानी सेव करना क्या कहलाता है। तो एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव जो किया जाता है उसे रिडंडेंसी कहा जाता है ना, रिडंडेंसी कहा जाता है। कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस में एएसपी का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है, तो आवेदन सेवा प्रदाता, हिंदी नहीं समझ में आया, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, है ना। तो एएसपी का कंप्यूटर साइंस की भाषा में एएसपी का जो एक्सटेंडेड फॉर्म या फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। मुफ्त प्रयोग किए जा सकने वाले कॉपीराइट सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, तो उसे फ्रीवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रीवेयर कहा जाता है। एपीआई का संक्षिप्त रूप क्या है, तो एपीआई का संक्षिप्त रूप जो होता है वो होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो वो एपीआई का फुल फॉर्म होता है। जीआईएस का विस्तारित रूप क्या है, तो ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना। तो देखिए वहाँ पे गिफ था, यहाँ पे जीआईएफ था, वहाँ पे यहाँ पे जीआईएस है, तो दोनों में आप अंतर समझ लीजिएगा। तो जीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर जो वो कौन सा है, तो एडवेयर है। क्या है, एडवेयर है। तो यहाँ पे सवाल बनता है कि विज्ञापन उपलब्ध कराने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे एडवेयर जो वो विज्ञापन उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर है, एडवेयर। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला सवाल है कि विंडो एक्सप्लोरर क्या है, तो यह एक फाइल मैनेजमेंट है। क्या है, यह एक फाइल मैनेजमेंट है। डिस्क क्लीनअप टूल क्या है, तो यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इनमें से कौन सा एक स्मृति प्रबंधन योजना यानी मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है जो प्रोग्राम को मेमोरी देखने में मदद करती है ना, स्मृति जो वो देखने में मदद करती है, तो वह विभाजन या सेगमेंटेशन होता है ना। तो सेगमेंटेशन जो है एक स्मृति प्रबंधन योजना है, यानी मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है जो प्रोग्राम को मेमोरी में देखने में मदद करती है ना। आधुनिक कंप्यूटरों में मुख्य रूप में प्रयोग क्या होता है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग परिचालन तंत्र यानी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के जो आधुनिक कंप्यूटर है उसमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा कर लिया है। अगला सवाल है कि एक ही प्रोग्राम में अधिकतर प्रयोग आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, तो उसे सब रूटीन प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर में निर्देश यानी कमांड लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कंप्यूटर में कमांड लिखने की प्रोसेस को कहा जाता है कोडिंग। क्या कहा जाता है, उसे कोडिंग कहा जाता है। इंस्टेंट मैसेजिंग अथवा गूगल टूलबार किसका उदाहरण, दो यह फ्रीवेयर का उदाहरण है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, तो उसे रिबूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे रिबूट कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि आवश्यक डाटा, असंगतता, निर्भरता और अनधिकृत पहुंच, अनऑथोराइज्ड एक्सेस संबंधी समस्त समस्याओं को कम करने की सुविधा प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है, तो डीबीएमएस यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। तो ये कुल मिलाकर के आपके जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो सारे प्रश्नों को हम लोगों ने छांट करके यहाँ पे रखा है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर पे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह से बने रहें, निश्चय ही आगे आने वाले समय पे आपको यहाँ से बेनिफिट्स नज़र आएंगे। अगला जो आपका चैप्टर होगा इसमें से जो छठा चैप्टर हम लोग आगे इसके बाद में जो पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम आपको बता देते हैं। उसके बाद में थोड़ा बहुत आप चाहे तो पढ़ सकते हैं उस चैप्टर को
पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद अगर आप क्लासेस को देखते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि आपको आसानी होती है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे, है ना। तो आगे जो आने वाला है आपका अगला जो टॉपिक आएगा छठा चैप्टर। इसके बाद में हम लोग पांचवा चैप्टर तो पढ़ चुके हैं। छठा चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें से हम लोग मुख्य रूप में पढ़ने वाले हैं डिस्क परिचालन तंत्र, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसमें से हम लोग इंट्रोडक्शन से प्रश्न देखेंगे, एमएस डॉस कमांड्स क्या होते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एलिमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की बात करेंगे, यूनिक्स की बात करेंगे, लाइनक्स की बात करेंगे, है ना, और मेजरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस आदि के बारे में वहाँ पे चर्चा हम लोग करेंगे इसके बाद के क्लास में। फिर उसके बाद हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज पे आएंगे कि कौन कौन से कंप्यूटर भाषा है, वो सब भाषाओं के बारे में, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ये सब चीज़ें वहाँ पे आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद कंप्यूटर अरिथमेटिक पे हम लोग आएंगे, जहाँ पे नंबर सिस्टम की बातें आती है, बाइनरी अरिथमेटिक के बारे में, है ना, बूलियन अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। तो वो सब चीज़ें इसके बाद में हम लोग जो वो आगे चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद इंटरनेट और ईमेल आदि पर भी क्लास हम लोग देखेंगे। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए।